आज हम 9th क्लास का हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच हुआ था? उत्तर है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन है, कॉमन सेंस में किसने लेख लिखा था? टॉमस पेन ने। ख नंबर उत्तर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद ने स्टॉम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया था? तो ख नंबर उत्तर है 1765 में। अगला क्वेश्चन है, बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब हुई? तो ग आंसर हो जाएगा 1773 में। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ? ख नंबर 1775 में। छठा है, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, यह नारा किस क्रांति में दिया गया? इसका उत्तर घ नंबर होगा, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में यह हुआ था। 7वां नंबर है, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियों नामक संस्था स्थापित की गई। ग नंबर इसका उत्तर है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह किया गया था। 8 नंबर है, अमेरिकी स्वतंत्र संग्राम में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? उत्तर है ख नंबर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 9 नंबर है क्वेश्चन, अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? क उत्तर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। 10वां नंबर है, विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया? उत्तर है अमेरिका। 11 नंबर प्रश्न है, अमेरिका में इंग्लैंड के कितने उपनिवेश थे? तो उत्तर हो जाएगा 12। 12वां नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक विश्व में पहला जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहाँ स्थापित हुई? तो उत्तर है अमेरिका। क नंबर। तो इस तरह करके आपका प्रश्न खत्म होता है और ऑप्शन भरने वाला जो है यह 7 प्रश्न शायद है। पहला है, डैश की संधि द्वारा अमेरिका उपनिवेशों को स्वतंत्रता मिली? उत्तर है पेरिस। दूसरा है, अमेरिकी संविधान लागू किया गया वर्ष 1789 में। तीसरा है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। चौथा है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंग्लैंड का सम्राट डैश था? उत्तर है जॉर्ज तृतीय। 5वां है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम डैश में स्थापित हुई? तो उत्तर है अमेरिका। 6ठा है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सबसे पहले डैश में हुई थी? तो उत्तर है अमेरिका। और 7वां नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता की घोषणा डैश ने किया गया? तो टॉमस जेफरसन। इस तरह करके आपका 7 प्रश्न है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है 8 नंबर, उत्तरी अमेरिका में अंग्रेजों के डैश उपनिवेश थे? 13 गो उपनिवेश था उसमें। 9 नंबर है, फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन कब हुआ था? 1776 में। बोस्टन की चाय पार्टी 11 नंबर। 10 नंबर है, बोस्टन की चाय पार्टी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का डैश कारण बनी? उत्तर है तत्कालिक। 11 नंबर है, लेसेज फेयर अथवा मुक्त व्यापार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया डैश ने? तो एडम स्मिथ ने। 12 नंबर है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत डैश ने प्रतिपादित किया? मॉन्टेस्क्यू ने। 13 नंबर, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा डैश किसने दिया था? सैमुअल एडम्स ने। 14 नंबर, इतालवी जहाजी अमेरिकी नेस्पुस्सी डैश की खोज की? अमेरिका का। 15 है, लॉर्ड नॉर्थ ने डैश असहनीय कानून बनाए? तो 5 गो। और 16 नंबर प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति डैश में हुई थी? तो 1789 में। और आपका मिलान करने वाला है 1 का अंग, 2 का ग, 3 का घ, 4 का ख, 5 का क। और अगला क्वेश्चन है, सही गलत का चयन करें। पहला है, अमेरिका यूरोप महादेश में स्थित है? ये गलत है, अमेरिका यूरोप महादेश में स्थित नहीं है। दूसरा है, लॉर्ड नॉर्थ ने 5 असहनीय कानून बनाए? सही। तीसरा है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जेफरसन बने? गलत। तो चौथा है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटेन में कैबिनेट प्रणाली का विकास हुआ? इसका सही है। 5वां नंबर है, अमेरिका युद्ध में फ्रांस ने ब्रिटेन की सहायता की? तो ये पूरी गलत है। अब अति लघुत्तरीय प्रश्न की ओर चलेंगे। तो पहला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की? उत्तर हो जाएगा अमेरिगो वेस्पुस्सी। दूसरा है, अमेरिका में इंग्लैंड के कितने उपनिवेश थे? उत्तर है 13 उपनिवेश थे। 3 नंबर, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? तो जॉर्ज तृतीय। चौथा है, स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव किस सम्मेलन में पारित हुआ? तो उत्तर है फिलाडेल्फिया के दूसरे सम्मेलन ने। 5वां नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति किसे निर्वाचित किया गया? तो उत्तर है जॉर्ज वाशिंगटन। और अंतिम 6ठा नंबर क्वेश्चन है, राइट्स ऑफ मैन किसने लिखी थी? उत्तर है
टॉमस पेन ने। अब लघु उत्तरीय प्रश्न आपका है। पहला प्रश्न, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का धार्मिक कारण क्या था? उत्तर है उपनिवेशवासी प्यूरिटन मत के एवं इंग्लैंडवासी एंग्लिकन संप्रदाय के थे। वे एंग्लिकनों को घृणा की दृष्टि से देखते थे, इससे उसमें इंग्लैंड के विरुद्ध विद्रोह की भावना बढ़ी, अतः वे इंग्लैंड में स्वतंत्र होने की को व्यग्र हो गए, उत्सुक हो गए। दूसरा प्रश्न है, अमेरिकी उपनिवेश मुक्त व्यापार की नीति की भोग क्यों कर रहे थे? उत्तर है औपनिवेशिक आर्थिक नीति उपनिवेशों के आर्थिक शोषण पर आधारित था। दूसरी ओर उपनिवेशवासी उन्मुक्त व्यापार की नीति की मांग कर रहे थे। उन्मुक्त व्यापार नीति के अभाव में व्यापार का विकास अवरुद्ध हो गया था, रुक गया था, इसलिए यह भोग कर रहे थे। तीसरा प्रश्न है, स्टैंप एक्ट का उपनिवेश वालों ने क्यों विरोध किया? उत्तर है स्टैंप एक्ट के कारण वकील, व्यापारी, प्रकाशक सभी पर आर्थिक बोझ बढ़ गया। उपनिवेश वासियों ने इस कानून का कड़ा विरोध किया। चौथा प्रश्न है, फिलाडेल्फिया के दूसरे सम्मेलन का अमेरिकी इतिहास में क्या महत्व है? उत्तर है 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में ही उपनिवेश वासियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित हुआ। इस बैठक में स्वतंत्रता की घोषणा को मंजूरी दी गई और घोषणा पत्र में 13 उपनिवेशों ने संयुक्त रूप से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। अगला प्रश्न है 5 नंबर, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा? आखिरकार उत्तर है इसका फ्रांस पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का व्यापक प्रभाव पड़ा। इस युद्ध में फ्रांस ने अमेरिका को धन और सैनिक सहायता दी। सैनिक को भी दिया गया। जब वे सैनिक और स्वयंसेवक स्वदेश अपने देश लौटे तो उन्हें इस बात की अनुभूति हुई कि स्वतंत्रता का समानता के जिन सिद्धांतों के लिए हम संघर्ष कर रहे थे अपने देश में उन्हीं का अभाव था, अतः वे लोग राजतंत्र विरोधी हो गए। इन घटनाओं ने 1789 की फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह करके 5वां क्वेश्चन का आंसर होता है। और 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि क्या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने विश्व के अन्य उपनिवेशों को भी प्रभावित किया? स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। पहली बार उपनिवेशों ने संयुक्त होकर औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। इसकी प्रेरणा लेकर अनेक राष्ट्रों में क्रांति तेज हो गई। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर चलेंगे। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के किन्हीं 3 कारणों की विवेचना करें। तो उत्तर है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के 3 कारण निम्नलिखित हैं। पहला है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में कहता है कि उपनिवेशों का प्रशासन इंग्लैंड में प्रचलित शासन व्यवस्था के अनुरूप था। उपनिवेश वासियों को प्रशासनिक सहायता नहीं थी। प्रत्येक उपनिवेश के प्रशासन का प्रधान इंग्लैंड के राजा द्वारा गवर्नर होता था, परंतु वह उपनिवेश वासियों के प्रति उत्तरदायी नहीं था। उपनिवेशों में रहने वाले अधिकांश अंग्रेज और प्रजातांत्रिक व्यवस्था की आकांक्षा रखते थे, अतः राजनीतिक और प्रशासनिक स्वायत्तता का प्रश्न संघर्ष का कारण बन गया। दूसरा कारण है सामाजिक धार्मिक। दूसरा कारण क्या है? तो सामाजिक और धार्मिक। कहता है कि सामाजिक संरचना में अंतर। इंग्लैंड और उपनिवेशों की सामाजिक संरचना में मूलभूत अंतर था। इंग्लैंड में समाजवादी व्यवस्था एवं कुलीनों का प्रभाव, इसके विपरीत अमेरिका में समानता की भावना एवं जनतांत्रिक मूल्यों को अधिक महत्व दिया गया। तीसरा था आर्थिक कारण। उपनिवेशों पर आर्थिक
आर्थिक प्रतिबंध औपनिवेशिक आर्थिक नीति उपनिवेशों के आर्थिक दोहन पर आधारित थी। औपनिवेशिक सरकार ने अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए अनेक नियम बना रखे थे। दूसरी ओर उपनिवेशवासी उन्मुक्त व्यापार की धारणा से प्रभावित थे। इससे उपनिवेशवासी क्षुब्ध थे। दूसरा प्रश्न दीर्घ उत्तरीय का है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के वाणिज्यिक कारणों का उल्लेख करें। उत्तर है कि नेविगेशन एक्ट एवं अन्य ट्रेड एक्ट, इसके द्वारा अमेरिकी उपनिवेश अपनी अर्थव्यवस्था का विकास नहीं कर सकते थे। गैर ब्रिटिश जहाज माल लेकर अमेरिका में प्रवेश नहीं कर सकते थे। उपनिवेशवासी अपना सामान अधिक मूल्य पर भी इंग्लैंड के अतिरिक्त अन्य किसी देश को नहीं बेच सकते थे। इससे अमेरिकी व्यापार का विकास अवरुद्ध हो गया, रुक गया। दूसरा है स्टम्प एक्ट। 1765 में स्टम्प एक्ट पारित किया गया। इसके अनुसार सभी अदालती कागजों, बंधक के दस्तावेजों, समाचार पत्रों तथा इश्तेहारों पर 20 शिलिंग का डाक टिकट लगाना अनिवार्य बना दिया गया। इससे वकील, व्यापारी, प्रकाशक सभी पर आर्थिक बोझ बढ़ गया। इस कानून का विरोध किया गया। तीसरा है इंपोर्ट ड्यूटीज एक्ट। 1767 में अंग्रेजी सरकार ने अमेरिका में आयोजित होने वाले उपभोक्ता सामानों जैसे शीशा, चाय, रंग और कागज पर आयात चुंगी लगा दी। उपनिवेशवासियों ने इसका कड़ा विरोध किया। विरोध करने के लिए उन्होंने संगठन बनाए, स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां। फलस्वरूप सरकार ने चाय के आर्थिक अन्य वस्तुओं पर भी चुंगी हटा ले। इस तरह करके आपका 2 प्रश्न खत्म होता है। और तीसरा प्रश्न है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश की पराजय के कारणों की समीक्षा करें। उत्तर है इंग्लैंड का अकेले युद्ध लड़ना। पहला, इंग्लैंड की पराजय का एक प्रमुख कारण यह था कि इंग्लैंड ने यह युद्ध अकेले लड़ा। इसके विपरीत इंग्लैंड के शत्रु और विरोधी उपनिवेशों की सहायता कर रहे थे। फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड आदि ने धन, जन और सेना के उपनिवेशों की सहायता की। इस तरह करके पहला कारण। और दूसरा था युद्ध क्षेत्र का दूर होना। इंग्लैंड को हजारों मील दूर अमेरिकी उपनिवेशों में युद्ध करना पड़ रहा था। इससे उसे युद्ध के सामान और रसद पहुंचाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। तीसरा था ब्रिटिश शासन की दुर्बलता, कमजोरी। संग्राम के समय ब्रिटिश शासन सशक्त नहीं था। प्रशासन में अपनी मतभेद थे। द्विदल दल वाले युद्ध का विरोध कर रहे थे, इसलिए सरकार की शक्ति कमजोर पड़ गई थी। चौथा था दुर्बल ब्रिटिश नौसेना। सप्तवर्षीय युद्ध के बाद इंग्लैंड ने अपनी नौसेना के गठन पर पूरा ध्यान दिया। इसके विपरीत फ्रांस की शक्तिशाली नौसेना ने उपनिवेशवासियों की सहायता कर इंग्लैंड की पराजय का द्वार खोल दिया। और पांचवा कारण था उपनिवेशवासियों की एकता। स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका की विजय का प्रमुख कारण यह था कि उपनिवेशवासियों ने राष्ट्रीयता की भावना से उत्प्रेरित होकर एकीकृत रूप से युद्ध में भाग लिया। इस तरह करके आपका 3 प्रश्न खत्म होता है। और चौथा प्रश्न, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का ब्रिटिश और फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उत्तर है कि युद्ध के बाद ब्रिटेन में अनेक सुधार लागू किए गए। 1782 में आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान प्रदान किया गया। 1793 में कैथोलिक आयरिशों के मताधिकार दिया गया। 1800 में आयरिश संसद की ब्रिटिश संसद ने संबद्ध कर दिया गया। अब इंग्लैंड में राजनीतिक स्वतंत्रता का महत्व बढ़ गया। राजतंत्र सीमित और नियंत्रित हो गया। संसद का प्रभाव बढ़ गया। फ्रांस पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का व्यापक प्रभाव पड़ा। इस युद्ध में फ्रांस ने
अमेरिका को धन और सैनिक सहायता दी। लाफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने इस युद्ध में भाग लिया था। युद्ध के बाद उन्होंने इस बात की अनुभूति हुई कि स्वतंत्रता तथा समानता के जिन सिद्धांतों के लिए वे संघर्ष कर रहे थे 1789 की फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने इस तरह करके आपका 4 प्रश्नों का उत्तर खत्म होता है। और 5वां प्रश्न है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख परिणामों का उल्लेख करें। तो उत्तर है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं। तो पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय, दूसरा है प्रथम जनतंत्र की स्थापना, तीसरा है औद्योगिक क्रांति का आरंभ, चौथा अमेरिकी समाज का प्रभाव इंग्लैंड पर और इंग्लैंड पर प्रभाव, पहला है औपनिवेशिक नीति की परिवर्तन, दूसरा जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन की समाप्ति, तीसरा कैबिनेट प्रणाली का विकास और चौथा वैदेशिक व्यापार एवं आर्थिक क्षति और 5वां ब्रिटेन में सुधार। और फ्रांस पर प्रभाव पहला था, यह घटना 1789 की फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत पर प्रभाव यहाँ राजनीतिक और व्यापार के अधिकार करने के लिए आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष हुए, इसमें अंग्रेज विजय हुई, भारतीय राजनीतिक और व्यापार पर उसका अधिकार बढ़ गया। और अन्य देशों पर प्रभाव, अमेरिका से सबक लेकर इंग्लैंड ने कनाडा के प्रति उदार नीति अपनाई, कनाडा वासियों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई और कनाडा में फ्रांस के प्रचलित कानूनों को भी मान्यता मिली। आगे चलकर इसी आधार पर कनाडा को औपनिवेशिक स्वराज्य भी मिला। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के विकास पर भी ध्यान दिया और आयरलैंड में आगे चलकर, आयरलैंड जो देश है उसमें आगे चलकर आयरिश फ्री स्टेट नामक स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ, यानी कि एक नए राज्य को बनाया गया। 6ठा प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने लोकतांत्रिक विकास और औद्योगिकरण को किस प्रकार प्रभावित किया। उत्तर है, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। विश्व मानचित्र पर एक नए राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय हुआ। अमेरिका पहला राष्ट्र बन गया जहां गणतंत्रात्मक व्यवस्था अपनाई गई। अमेरिका में ही पहली बार लिखित संविधान लागू किया गया। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी पहली बार यही हुई। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा लेकर अनेक राष्ट्रों में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। अमेरिका युद्ध ने इंग्लैंड में औपनिवेशिक क्रांति के लिए संकट उत्पन्न कर दिया। अमेरिका से कच्चा माल का निर्यात बंद हो गया। दूसरी ओर युद्ध के दौरान अस्त्र शस्त्रों और अन्य आवश्यक सामानों के निर्माण के लिए अमेरिका में ही कल कारखानों खोले जाने लगे। इससे अमेरिका में औपनिवेशिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आरंभ में औद्योगिकरण की गति धीमी रही, स्लो हो गया। उसके बाद परंतु 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में इसमें तेजी आई और तेजी ही नहीं आई, वहाँ पर बहुत सारे सुधार किए गए। इस तरह करके आपका कुछ प्रश्न होता है। और आगे है, अपने आर्थिक संसाधनों का उपयोग कर अमेरिका तेजी से औद्योगिकरण के मार्ग पर अग्रसर हुआ। अपने आर्थिक संसाधनों का उपयोग कर अमेरिका तेजी से औद्योगिकरण के मार्ग पर अग्रसर होते हुए औद्योगिकरण के साथ कृषि का ही विकास हुआ। फलतः अमेरिका की आर्थिक स्थिति में विस्मयादिकारी बदलाव आया। सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के आधार पर एक सशक्त और विकसित राष्ट्र के रूप में अमेरिका का विकास हुआ। आपको इसमें देखना क्या है कि पहला लाइन जो है 2 बार लिखा गया है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक इसे लिखेंगे। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आप सबसे निवेदन है, आप सारे विद्यार्थियों से निवेदन है, जितने भी देखने वाले हमारे स्टूडेंट हैं, सबसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यह चैनल ग्रो करे। धन्यवाद।